हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल क्या है, क्या महत्व है इसका, कैसे इसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये सभी आज हम हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। हमारे संविधान में अगर सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो वो है प्रेम्बल, यानी कि उसकी प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या है? What is preamble? A preamble is a introductory statement in a document that explain the document's philosophy and objective. Preamble एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ये डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करती है हमारे संविधान की फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। In a constitution, it presents the intention of its framer, the history behind its creation, and the core value and principle of the nation. इसकी जो प्रस्तावना है यह दर्शाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम किया गया है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, इसका क्रिएशन किस तरीके से हुआ, क्या क्या वैल्यू है, क्या महत्व है हमारे संविधान का, और क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे नेशन के। ये सभी कुछ हमारी प्रस्तावना में मिलता है। द प्रेम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो प्रेम्बल क्या क्या बताता है? सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कि संविधान के क्या क्या सोर्सेज थे जिनसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हमारी लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की, किन कंट्रीज से लिया, और क्या क्या सोर्सेज थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के। दूसरा है कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, यानी कि इसे कब अपनाया गया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, स्टेटमेंट्स थे, ये सभी कुछ प्रेम्बल में आता है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द प्रेम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके पीछे का इतिहास क्या है? द आइडियाज बिहाइंड द प्रेम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वर लेट डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान में लाने के पीछे जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनाया था 22 जनवरी 1947। Although not enforceable in court, the preamble state the objective of the constitution and act as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous। यानी कि हमारा जो प्रेम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताता है, स्टेट करता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं संविधान में, आर्टिकल को इंटरप्रेट करता है, अब प्रेम्बल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रेम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा जो प्रेम्बल है वो ये इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, ये हमारे इंडिया के लोग हैं। प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रेम्बल में ये डिक्लेयर किया गया है कि हम इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। द objective stated by the preambles are to secular justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation.
इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये जो बताता है प्रेम्बल, ये बताता है कि यहाँ पर सिक्योर जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सभी सिटीजन के लिए यहाँ समानता का अधिकार है, और ये फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। यहाँ पर यूनिटी है एंड इंटीग्रिटी हमारे नेशन में हमेशा के लिए मेंटेन रहेगी। द डेट इज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, दैट इज 26 नवंबर 1949। यानी कि संविधान में हमारे प्रेम्बल को कब रखा गया, कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 में किया गया था। ये आप डेट याद रखिएगा। इसके बाद कीवर्ड्स इन द प्रेम्बल। अब प्रेम्बल में कौन कौन से मेन कीवर्ड्स हैं वो हम देखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक वर्ड हमें देखने के लिए मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट indicates the ultimate sovereignty of the peoples of India. Sovereignty means the independent authority of the state, not being subject to the control of any other state or external power. अब यहाँ पर जो वी द पीपल ऑफ इंडिया एक कीवर्ड आपको प्रेम्बल में देखने के लिए मिलेगा, उसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में कंप्लीट अल्टीमेट सॉवरेनिटी है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है किसी भी स्टेट की, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल या फिर एक्सटर्नल पावर नहीं है। कंट्रोल इन द सेंस हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, हम इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। फिर अगला कीवर्ड है सोवरेन। द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कि इंडिया की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसे किसी के एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर, यानी कि ये कोई डोमिनियन स्टेट नहीं है कि उसे किसी भी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत हो। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, यानी कि हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो अपने खुद के कानून बना सकती है कुछ लिमिटेशंस के साथ। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। The term means the achievement of socialist ends through democratic means. It holds faith in a mixed economy where both private and public sectors coexist side by side. सोशलिस्ट यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक अचीवमेंट्स हैं उनको भी ये फॉलो करती है। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मीन्स यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इट वॉज एडेड इन द प्रेम्बल। इसको सोशलिस्ट वर्ड जो है इसे ऐड किया गया था प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा। याद रखिएगा कि सोशलिस्ट वर्ड पहले हमारे प्रेम्बल में नहीं था, लेकिन इसे बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। फिर एक और कीवर्ड आता है सेकुलर। The term means that all the religions in India get equal respect, protection and support from the state. Secular means यहाँ हमारे इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए। इसको भी हमारे प्रेम्बल में अडॉप्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। फिर नेक्स्ट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। द टर्म इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन which gets its authority from the will of the people expressed in election. डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं ये हमारे जनता के हाथ में है। द टर्म इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है एस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है which gets its authority from the will of the people, यानी कि यहाँ पर जो अथॉरिटी है ये लोगों की मर्जी से चुना जाता है। डेमोक्रेटिक है ये, यहाँ पर लोकतंत्र चलता है, राजतंत्र नहीं चलता। नेक्स्ट है रिपब्लिक। द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल इन इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड
हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट का हेड है इसको लोग चुनते हैं और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट के हेड द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो इसका यहाँ रिपब्लिक का मीन्स ये है। तो ये कीवर्ड्स हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेकुलर, ये सभी कीवर्ड्स हैं प्रेम्बल के। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी एंड टू प्रमोट यूनिटी अमंग द सिटीजन। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है जो कि हमें हेल्प करता है देश में इंटीग्रिटी, यूनिटी मेंटेन करने के लिए, और उसे ही हम प्रमोट करते हैं कि सभी सिटीजन यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करें एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रमोट हार्मोनी थ्रू आउट द नेशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो यहाँ पर इंडिया में, नेशन में, हमारे राष्ट्र में यहाँ पर शांति को प्रमोट करें, हार्मोनी लाएं। The factor which helps in achieving this objectives are, अब इन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो हमने मेन पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ज़रूरी है, तो वो कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं हमारे उन ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि जस्टिस, यहाँ पर न्याय होना चाहिए। तो न्याय हो इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनके हिसाब से यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि यहाँ पर सामाजिक तरीके से जस्टिस होना चाहिए। सबसे पहले तो सामाजिक तरीके से कैसे जस्टिस होगा कि यहाँ पर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन किसी भी तरीके से यहाँ पर अन्याय ना हो, बल्कि इन सभी को समानता का अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ पर सभी को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मीन्स ये है कि हेल्थ, वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कुछ भी स्टेटस हो किसी की इनकम का, आइदर वो रिच हो आइदर वो पुअर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजिशन एंड ऑल पीपल मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देयर लिव्स। यानी कि सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए बिना किसी अन्याय के। तो यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस भी ज़रूरी है। और पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ सभी को दी जानी चाहिए। फिर है इक्वालिटी वही कि समानता का अधिकार सभी को होना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। लिबर्टी, द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल। यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी तरीके से वो अपनी लाइफ को जिए, ये उनको यहाँ पर लिबर्टी दी जानी चाहिए। यहाँ उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस तरीके से रहें। फ्रेटर्निटी, द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड and an emotional attachment with the country. Fraternity means यहाँ भाईचारे से है कि यहाँ पर लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा हो और वो अपनी कंट्री और पीपल्स के लिए हमेशा अटैच्ड रहें, अच्छा ही सोचें और यूनाइट होकर रहें। यहाँ डिग्निटी एंड यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर नेक्स्ट ये है कि स्टेटस ऑफ प्रेम्बल। द प्रेम्बल बीइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्कस सेवरल टाइम्स इन द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है उसे कई बार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया, लेकिन इसे फिर भी इसका पार्ट नहीं बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 केसेस हुए थे, उसके बाद यहाँ पर प्रेम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। तो पहला था Beruberi case. It was used as a reference under Article 143(1) of the Constitution, which was on the implementation of Indo-Pakistan Agreement, related to the Beruberi Union and in exchanging an enclave which were decided for consideration by the bench consisting of 8 judges.
यहाँ पर सबसे पहले एक बेरीबरी केस हुआ था इंडो पाकिस्तान अग्रीमेंट के बाद, उससे रिलेट करता है ये। थ्रू द बेरीबरी केस द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि प्रेम्बल एक की पॉइंट तो है, लेकिन इसे फिर भी हम संविधान का पार्ट कंसिडर नहीं कर सकते, और जब ये संविधान का पार्ट नहीं है तो ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल भी नहीं होगा। यानी कि ये जो बेरीबरी केस हुआ था उसके बाद इसको, प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना गया। लेकिन इसके बाद हुआ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, पर यहाँ शॉर्ट में जान लेते हैं कि इस केस में, इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर 13 जजेस की बेंच बिठाई गई थी, जिसमें रिट पेटिशन के बारे में यहाँ डिस्कस हुआ था। पहली बार यहाँ पर रिट पेटिशन के बारे में डिस्कस हुआ था। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यहाँ पर जो 13 जजों की बेंच बिठाई गई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट माना जाएगा। द प्रीएम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन or prohibition, but it plays an important role in the interpretation of status and provision of the constitution। फिर उन्होंने ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो कोई सुप्रीम पावर नहीं है या फिर कोई सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संविधान के स्टेटस को बताने में और उसके प्रावधानों को बताने में, इसीलिए इसे संविधान का पार्ट माना जाएगा। So it can be concluded that preamble is part of the introductory part of the constitution। इसीलिए यहाँ पर जो preamble है उसे संविधान का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि प्रस्तावना बताया गया कि यहाँ पर हमें सब कुछ जानने के लिए मिलता है संविधान के बारे में, कि हम संविधान में क्या क्या, हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सभी हमें प्रेम्बल में जानने के लिए मिलता है। तो ये जो है प्रेम्बल प्रस्तावना, ये हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। In the 1995 case of Union Government versus LIC of India, also the Supreme Court has once again held that preamble is the integral part of the Constitution, but is not directly enforceable in the Court of Justice in India। यहाँ पर फिर से एक बार 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का, लेकिन वो किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में एनफोर्सेबल डायरेक्टली नहीं है। इसके बाद प्रेम्बल को लेकर कई बार यहाँ पर अमेंडमेंट लाए गए यानी कि संशोधन किए गए, वो हम जान लेते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या हुआ। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के बाद जब केशवानंद भारती केस हुआ तब यहाँ पर ये बात मानी गई कि हाँ प्रेम्बल को संविधान का पार्ट माना जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। अब यहाँ पर जब संविधान का पार्ट इसे मान लिया गया था तो इसको आर्टिकल 368 के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया गया था। एज ऑफ नाउ the preamble is only amended once through the 42nd Amendment Act 1976। तो इसीलिए प्रेम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही बार संशोधन किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसके बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया। द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रेम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और हमारे प्रेम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ये जो टर्म्स हैं ऐड की गई थी, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ही ऐड की गई थी। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बिटवीन सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज्ड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था सॉवरेन और डेमोक्रेटिक वर्ड के बीच में।
यूनिटी ऑफ द नेशन जो वर्ड पहले से प्रेम्बल में हुआ करता था उसको चेंज करके यहाँ पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया था, यानी कि यही चेंज प्रेम्बल में किया गया था। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किया गया था और यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज कर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया। तो यहाँ पर जो प्रेम्बल है उसमें यही अमेंडमेंट किए गए थे। तो यहाँ पर हमने प्रेम्बल के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कवर की कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, क्या कीवर्ड्स हैं जो कि प्रेम्बल में यूज़ किए गए हैं, किस तरीके से प्रेम्बल को फॉर्म किया गया था, कब इसे अडॉप्ट किया गया, कब इसे पार्ट बनाया गया संविधान का, और कौन से केस के बाद इसे परमानेंटली संविधान का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट घोषित कर दिया गया था। 13 जजेस की बेंच यहाँ पर बिठाई गई थी केशवानंद भारती केस में। तो मुझे लगता है कि आज प्रेम्बल से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।